नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 7 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट को क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और रियल हैं। ये क्वेश्चन आपके पूछे थे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चनों को हम बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर के साथ आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे। और यदि इससे पहले वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। यदि जो वीडियो देख रहे हैं जिनका पेपर था वो लोग अपने क्वेश्चन जो भी हैं उनको कमेंट में जरूर शो करें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सबसे पहला अपना क्वेश्चन पूछा गया, संघ जो वर्तमान में संघ लोक सेवा के अध्यक्ष कौन है यूपीएससी के? उनका नाम है प्रतिसूदन, ठीक है। प्रतिसूदन को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1983 बैच की आईएएस अधिकारी और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 31 जुलाई 2024 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और इन्होंने जो किसकी जगह ली, इन्होंने जो जगह ली है वो है मनोज सोनी का स्थान उन्होंने लिया है। और इन्होंने इस महीने की शुरुआत में इस्तीफा दिया था जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने पहले इसी महीने इस्तीफा दिया था। उनके बारे में देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी कि जो है श्रीमती R.M. बैथ्यू जो थी सबसे पहली खरबुली, ठीक है, जिन्हें खरबुली भी कहते हैं। 1992 और 1996 के बाद प्रतिसूदन यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला है। और यदि पहली महिला पूछे तो इनका आपको ध्यान रखना है R.M. बैथ्यू, ठीक है। सबसे पहली महिला यूपीएससी के जो है अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने कार्य किया उनका नाम है R.H. बैथ्यू, ओके। और देखिए यूपीएससी के बारे में चर्चा करें तो यूपीएससी के बारे में आपको जान लेना चाहिए। देखिए यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग के रूप में थी और बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के रूप में से पुनर्गठित किया गया था। बाद में स्वतंत्रता के बाद संघ लोक सेवा आयोग का नाम दे दिया गया, ओके। और जो संघ आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के ढोलपुर हाउस में है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भरतनाट्यम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? ठीक है, तो भरतनाट्यम की जो आपकी शुरुआत है वो आपकी हुई है तमिलनाडु से, ठीक है। तो तमिलनाडु से भरतनाट्यम की शुरुआत हुई है। और जो भरतनाट्यम के बारे में देख लेते हैं, ये जो भरतनाट्यम है आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और ये भारत में सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के तंजौर जिले में हुई थी। और भरतनाट्यम के बारे में यदि कुछ बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देखते हैं। देखिए जो भरतनाट्यम है देवदासियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला जो नृत्य था और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र से हुई है। और भरतनाट्यम के हाथों में इशारे, मुद्रा, चेहरे के भाव, अभिनय, फुटवर्क और कोरियोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। भरतनाट्यम का संगीत कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पर आधारित है। भरतनाट्यम में मुख्यतः संगीत वाद्य मृदंग तथा छाल है। और भरतनाट्यम में शैली के पुनर्जागरण के रुक्मिणी देवी अरुणा देवी का अहम योगदान रहा है। ठीक है, भरतनाट्यम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब से पेपर हुए हैं तो हर चैप्टर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा हर चैप्टर में पूछा जा रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कार्यपालिका का कार्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है। तो सब जो राइट आंसर है वो आपका है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का कार्यपालिका कार्य नहीं होता, ठीक। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है कि नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना, ये कार्यपालिका कार्य है। और ये कार्य कौन करते हैं? ये कार्य करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कार्यपालिका के अंग, और यही इन कार्यों को करते हैं क्योंकि वे शासन और प्रशासनिक में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ओके। इसके बारे में देख लेते हैं। जबकि मुख्य जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश का क्या काम है? न्यायपालिका का हिस्सा होता है और जिसका कार्य है न्यायिक समीक्षा करना तथा कानून की व्याख्या करना होता है, ना कि उसे लागू करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि 1919 में किस समिति की स्थापना हुई थी? ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। यदि आपको लगता है थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम अगले शिफ्ट में उसको सही कर देंगे, ठीक है। इसके बारे में देखिए, यदि देखते हैं 1919 के बारे में तो अखिल भारतीय खिलाफत समिति किसमें स्थापना हुई थी? 1919 में। और देखिए इसके साथ साथ 3 समितियां और बनी थी, कौन कौन सी थी? ठीक है, 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, रेड क्रॉस सोसाइटी लीग की स्थापना हुई थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की भी स्थापना हुई थी। और साल 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति की स्थापना हुई थी। इस समिति का गठन अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी ने भी किया था। और इनका मकसद था ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना, ओके। और खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो साल 1919 में हुई थी। और इस आंदोलन ने मुस्लिमों और हिंदुओं को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक साथ लाया था। और यह असहयोग आंदोलन में ही इसने अहम भूमिका निभाई थी, जो असहयोग आंदोलन हुआ था वो इसी के कारण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि एशियन गेम 2023 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो एशियन गेम में भारत की रैंक पूछी गई थी। तो एशियन गेम में भारत की जो रैंक थी वो चौथी रैंक थी, ठीक है। कौन सी? चौथी रैंक थी। और एशियन गेम 2023 में भारत की रैंक चौथी थी। और भारत ने इस आयोजन में कुल 107 पदक जीते थे इन्होंने, जिसमें देखिए 28 स्वर्ण थे, 38 रजत थे और 41 कांस्य पदक इसमें शामिल थे। और यह महाद्वीपीय आयोजन में
भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। एशियाई खेल 2023 में भारत के कुछ मुख्य विजेता भी थे, जिनके बारे में आप देख लेते हैं। देखिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने पुरुष में 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में ये पदक जीता था उन्होंने। और किरण वालियन ने महिला शॉट पुट में पदक जीता था। और भारतीय महिला रिकवरी तीरंदाजी टीम ने वियतनाम में 6-2 से हराकर कांस्य पदक जीता था। पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। और एशियाई खेल 2023 में चीन ने, ठीक है, सबसे अधिक पदक जीते थे, ठीक है। जो एशियाई गेम 2023 में हुआ था, ठीक है, जो 22 वाले थे 23 में हुए थे, 22 में नहीं हो पाया था किसी कारण, तो इसलिए इनको 23 में कराया गया था। और इनकी जो मेजबान चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, और चीन में हुए थे, और इसकी मेजबानी भी चीन ने ही की थी। सबसे अधिक पदक जीते, कितने पदक जीते थे उन्होंने? 383 पदक जीते थे, जिसमें 201 स्वर्ण पदक शामिल थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था? कौन सी समिति का गठन हुआ था? तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपका है मजलिस ए अहरार ए इस्लाम समिति का गठन हुआ था, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज हो तो आप देख लेना, ओके। और उसको कमेंट बॉक्स में शो कर देना, हम उसको देख लेंगे दोबारा, सही करके आपको दिखा अगले शिफ्ट में ले आएंगे। मजलिस ए अहरार ए इस्लाम समिति का जो गठन हुआ था, और इस समिति का गठन सैयद अता उल्लाह शाह बुखारी ने और चौधरी अजफल हक के समर्थन में किया था, ओके। खिलाफत आंदोलन ब्रिटिश शासन के मुसलमानों ने शुरू किया था, और इस आंदोलन का मकसद था कि ब्रिटिश सरकार में तुर्की को अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों का प्राथमिकता दी गई थी? तो कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी? तो 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है, केंद्रीय बजट 23-24 में, ओके। जो कौन कौन से थे जिन्हें 7 में को प्राथमिकता देगी, उन 7 क्षेत्रों को सप्तऋषि कहा गया था, ठीक है। और यदि सप्त इनके देख लेते हैं, ये सप्तऋषि में कौन कौन से थे? समावेशी विकास था, दूसरे नंबर पर था विकास, उसमें देख समावेशी विकास के बारे में यदि हम देखें तो कृषि का था, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, गरीबों के कल्याण का पर ध्यान देना था, ठीक है। दूसरे नंबर था विकास और रोजगार के प्रति उत्पादकता में वृद्धि करना, इसमें देखिए उद्योगों में, एमएसएमई में और स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन देना था। तीसरे नंबर पर था इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में वृद्धि करने के लिए सड़क, रेलवे, हाईवे, अड्डे और बुनियादी ढांचे को विकास करने के अलावा इसमें देश था। चौथा देखिए इसमें हरित विकास के लिए कहा गया था, ठीक है, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और जलवायु परिवर्तन पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया था। 5वें नंबर पे युवा शक्ति के लिए कहा गया था, युवा शक्ति, कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए भी इसमें कहा गया था, ठीक है। और वित्तीय क्षेत्र यानी कि फाइनेंशियल सेक्टर में भी डिजिटल बैंकिंग और फिटनेस और क्रेडिट सुविधाओं को मजबूत करने में भी इसमें भी एक योगदान के लिए कहा गया था, ठीक है। 7वां नंबर पे हमारा जाता है वो आपका है नवाचार और अनुसंधान, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G तक नए स्टार्टअप को भी बढ़ा देने के लिए इसमें कहा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आया था कि 2018 छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला? ठीक है, तो किसको मिला था? ये आपको मिला था तपन कुमार पटनायक को मिला था, ठीक है। साल 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तपन कुमार पटनायक को मिला था। और तपन कुमार पटनायक एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। इनकी खास बात के बारे में जान लेते हैं छऊ नृत्य के बारे में। देखिए, छऊ नृत्य एक पारंपरिक भारतीय शैली का नृत्य है, और इसकी शुरुआत पूर्वी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में हुई थी। यह नृत्य मार्शल आर्ट, कलाबाजी, कहानी कहने का मिश्रण है। छऊ नृत्य संस्कृत के शब्द छाया से लिया गया है, जिसका मतलब है कि छाया या मुखौटा। छऊ नृत्य में विस्तृत मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि पहली पंचवर्षीय योजना का आधार किस पर आधारित थी? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी किस पर आधारित थी? तो भाई कृषि पर आधारित थी, ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि, ओके। भारत की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और यह जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1951 और 1956 की अवधि के लिए शुरू किया गया था, और यह कुछ संसाधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य केंद्र था कृषि का विकास करना, ठीक है। देखिए, जितनी भी योजना है आज तक की 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा सकती, तो उन सभी योजनाओं को एक एक क्रम से देख लेते हैं और उनको उद्देश्यों को देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी हर शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक। तो देख लेते हैं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना थी उसका जो समय था वो था 1951 से 1956। इसका देखिए उद्देश्य कृषि का विकास करना, सिंचाई पर ध्यान देना, खाद्यान्न उत्पादन करना, भाखड़ा नागल, समुद्र घाटी परियोजना जैसी योजनाओं की शुरुआत करना, ठीक है। दूसरी पंच योजना थी उसका समय था 1956 से 1961। ये महान लोबिस के मॉडल पर भारी उद्योगों का विकास करना था, तो औद्योगिक गुण को बढ़ावा देना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश करना था, ओके। तृतीय देख लेते हैं। तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी 1961 से 1966 तक का था। इसका जो उद्देश्य था वो था आत्मनिर्भर व्यवस्था का निर्माण करना, ओके। नेक्स्ट आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी और दो कार्य के होते कृषि और उद्योग कुछ दोनों क्षेत्रों को संतुलित करना था। 1962 में भारत चीन युद्ध जो हुआ था,
और 1995 में भारत पाक युद्ध के कारण ये योजना असफल रही। ठीक है, ये भी पॉइंट याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना को समय था 1969 से लेकर 1974 तक का था। इसका जो कार्य था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में दिया गया था, किसमें, चौथी पंचवर्षीय योजना में, और हरित क्रांति को बढ़ावा इसमें दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो समय था 1974 से लेकर 1979 तक का था। इसका जो उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया और रोजगार बढ़ाने के लिए भी योजना इसमें बनाई गई थी, तथा जनता पार्टी सरकार ने इसे 1978 में बंद कर दिया था। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली देखिए छठी पंचवर्षीय योजना। इसका जो काल था वो था 1980 से लेकर 1985 तक का। उद्देश्य क्या था, आर्थिक उदारीकरण कोई और कदम बढ़ाना और उद्योग ऊर्जा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना, और इसका उद्देश्य था कि गरीबी उन्मूलन के लिए टाइसन जैसी योजनाएं लाना। ठीक है, अगली योजना देख लेते हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना का। इसका कार्यकाल था 1950 से लेकर 90 तक का। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका, उत्पादकता और रोजगार बढ़ाना, संचार परिवहन और शिक्षा में के विकास को बढ़ावा देना, और कंप्यूटर तथा तकनीकी विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, अगली आठवीं योजना थी, इस योजना अष्टम पंचमी योजना। इसका जो कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 था, और इसका उद्देश्य था आर्थिक सुधार, उदारीकरण करना, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाना, और नई औद्योगिक नीतियों को लागू करना। नेक्स्ट देख लेते हैं, नववीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1997 से 2000 तक था। विकास, इसका उद्देश्य था विकास को जन भागीदारी से जोड़ना, कृषि और ग्रामीण विकास पर जोर देना, महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक का। ठीक, गरीबी उन्मूलन, और इसका उद्देश्य था उच्च विकास दर प्राप्त करना, तो स्वास्थ्य में शिक्षा क्षेत्र में सुधार करना, और जीडीपी वृद्धि दर पर 8% तक का पहुंचना था इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अगली आपकी योजना थी वो कहती एक दस यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसको 2007 से 2012 तक का इसका समय रखा गया था। इसका जो उद्देश्य था वो तेजी से समावेशी विकास करना, कृषि, शिक्षा, सुधार, स्वास्थ्य का विकास करना, मानव संसाधन में निवेश करना। ठीक है, अगली आपकी योजना थी वही 12वीं। ठीक है, द्वादश पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्य 2012 से लेकर 2017 तक का था। इसका जो उद्देश्य था तेजी से समावेशी सतत विकास करना, सामाजिक कल्याण पर जोर देना, और पर्यावरण, शिक्षा, स्थिरता सुनिश्चित करना। पंचवर्षीय योजना समाप्त होने के बाद क्या हुआ, ठीक है, देखिए इसके बाद जो कि लास्ट थी, और इसके बाद पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इसके बाद क्या हुआ था, प्रधानमंत्री 2017 के बाद नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था, और देखिए एट 75 जैसी योजना शुरू की, जो कि दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों पर केंद्रित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि 2011 की जनगणना के हिसाब से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो कुछ सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ओके, और देखिए सिक्किम की जो संख्या है 2011 के मुताबिक वो है 6,07,688 थी, उठी, और उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। इसकी खास बातें देख लेते हैं 2011 की। देखिए 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, और आंध्र प्रदेश के दिहांग घाटी जिले की आबादी सबसे कम थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या घनत्व सबसे कम था, और साल 2011 में भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। साल 2011 में सिक्किम की साक्षरता दर 81.42% थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो 1990 तक आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 7 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ठीक है, बाकी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था बेस समाज की स्थापना कहाँ की गई था, कहाँ किया गया था। ठीक है, तो बेस समाज की स्थापना किस जगह पर किया गया था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आया था आपका। तो बेस समाज की जो स्थापना है वो मद्रास चेन्नई में की गई थी। ठीक है, बेस समाज की स्थापना मद्रास चेन्नई में साल 1864 ईस्वी में हुई थी, और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू ने की थी। ठीक है, बेस समाज के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना है। देखिए जो बेस समाज है ब्रह्म समाज से प्रेरित था। बेस समाज के सदस्य ईश्वर में विश्वास करते थे, और बेस समाज ने जाति भेदभाव को खत्म करने और महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी काम किया था। तो बेस समाज ने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की थी। बेस समाज ने विधवा पुनर्भाव को भी बढ़ावा दिया था, और के श्रीधरलू नायडू ने साल 1861 में बेस समाज का नाम बदलकर दक्षिण भारत का ब्राह्मो समाज रख दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था भारत की मातृभाषा पूछा गया था। भारत की जो मातृभाषा है वो किस भाग में है। ठीक है, तो भाग 17 में। मातृभाषा नहीं है, ठीक है, राजभाषा है हमारी। ठीक है, कि मातृभाषा आज तक भाषा भारत की कोई बनी नहीं, और तो हमारी राजभाषा है। राजभाषा कौन सी, हमारी हिंदी है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान की विभिन्न भाग में विभाजित किया गया है, जिससे अलग अलग विषय शामिल है। तो नीचे संविधान में कुछ प्रमुख भाग दिए गए हैं उनको, ठीक है, आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। ठीक है, सभी भागों को कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका क्षेत्र। भाग 2 में आपकी क्या नागरिकता है। भाग 3 में आपकी क्या मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद को भी देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, भाग 4 में क्या राज्य के नीति निर्देशक सकते हैं, अनुच्छेद 361 से 51 तक का। भाग 4
ई में क्या है, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में आपके क्या है, संघ की सरकार है। भाग 6 में आपकी क्या है, राज्य की सरकार है। और भाग 7 में क्या है, जिसे हटा दिया गया है पार्ट बी में, जो कि राज्यों से संबंधित था। ओके। और भाग 8 हमारा किससे संबंधित है, संघीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9 हमारा पंचायत से संबंधित है। भाग 9 ए नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 बी हमारा सहकारी समितियों से संबंधित है। भाग 10 हमारा क्या, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। भाग 11 जो हमारा है वो संघ और राज्य के संबंधों के बीच से संबंधित है। भाग 12 हमारा जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और बात से संबंधित है। ठीक है। और देख लेते हैं भाग 13 जो है हमारा, वो भारत में व्यापार, वाणिज्य और संपर्क से संबंधित है। भाग 14 जो है सेवाएं और लोक सेवा आयोग से संबंधित है। भाग 14 ए हमारा प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। भाग 15 चुनाव से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ सकता है। भाग 16 जो है वो विशेष प्रावधान SC ST OBC के लिए है। ठीक है। भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है। और भाग 18 जो है आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। ये यही क्वेश्चन आया है। ओके, राजभाषा वाला देख लेते हैं। भाग 19 जो है संवैधानिक संरक्षण से संबंधित है। और भाग 20 है संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। भाग 21 में क्या है, अस्थायी और विशेष प्रावधान है। और भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त प्रारंभ और संक्षिप्त नाम, संविधान का प्रारंभ संक्षिप्त नाम से संबंधित है। ठीक है। जो भी नाम चेंज किया जाते हैं भाग 22 के अंतर्गत अनुच्छेद 353 से लेकर 395 तक। ठीक है। तो भारत में देखिए संविधान में कुल 25 भाग हैं। ओके, कितने, कुल 25 भाग हैं। ठीक है। और अनुच्छेद देखिए 395 हो चुके हैं। 395 थे, लेकिन इसमें जो वर्तमान में है, ठीक है, जो उसमें 395 थे, इसमें जो वर्तमान में है 470 अनुच्छेद हो चुके हैं। ओके, और 25 भाग। और देख लीजिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के मुताबिक हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत कहा गया था कि हिंदी का प्रसार और विकास करना केंद्र सरकार का ही काम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का गठन का प्रावधान है। ठीक है। तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का जो प्रावधान है वो है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 क्या है, ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन को बताता है। ओके, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं कि ग्राम सभा का अर्थ है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के सभी पात्र मतदाताओं, अनुच्छेद 243 सभी स्तरों पर ग्राम पंचायत को गठन। ठीक है। और अनुच्छेद 243 कहता है पंचायत में सुधार को बदलना। ओके, अनुच्छेद 243 हमारा कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति और के लिए सीटों का आरक्षण करना और पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन और 1912 द्वारा भारत में संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है। और देखिए इस संविधान यह जो है इसे भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और भाग 10 में जोड़ा गया था। ओके, और पंचायत जो है, पंचायत में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसके बारे में। देखिए उसके बाद में देखिए जो भारतीय संविधान में 74वां संशोधन हुआ था 1993 के द्वारा, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो किसी नगर पालिकाओं के लिए जोड़ा गया था। ठीक है। और भारतीय संविधान के भाग 10 में नगर पालिकाओं के 18 विषय शामिल किए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। ठीक है। तो प्राचीन काल में बर्तनों पर ज्यामितीय डिजाइन, मछली, पक्षी, पशु पक्षी तथा मानव आकृतियां आदि बनाई जाती हैं। ठीक है। प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के मिट्टी, धातु या पत्थर के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। इन बर्तनों को धार्मिक, सांस्कृतिक और सौंदर्य उद्देश्यों के लिए सजाया जाता है। ठीक है। हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता है, ठीक है, जिसको इसमें दिया, ठीक है, जिसमें जो बर्तन थे टेराकोटा यानी मिट्टी के लाल तथा काले रंग के बनाए जाते थे। और इस पर जो चित्रकारी थी वो ज्यामिति डिजाइन, मछली, पशु पक्षी तथा मानव की आकृतियां बनाई जाती हैं। यानी तकनीकी इसमें क्या थी, बृहस्पति नुकीले औजारों से चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो अगली जो आपकी वैदिक काल की आती है, वैदिक काल में क्या था, जो बर्तन थे पेंटेड ग्रे वेयर थे। ठीक है। और यह नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश उन पर कराई जाती। ठीक है। ओके, तो चित्रकारी का क्या था, स्वस्तिक था, सूर्य के निशान था, लहरदार रेखा थी और ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती थी। ठीक है। तकनीक क्या थी, बर्तन पर पॉलिश था तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे। और उसके बाद में मौर्य तथा सोमवंश का काल आया था कि 331 से लेकर 33 ईसा पूर्व तक। ठीक है। इसमें चमकीले लाल तथा काले रंग की टेराकोटा तथा धातु के बर्तन इसमें बनाए जाते थे। ठीक है। और चित्रकारी था कि देवी देवताओं की आकृतियां और पशु पक्षी तथा बेल बूटी और फूलों की डिजाइन करी जाती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि हल्दा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है। हल्दा जो त्योहार है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र में मनाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है हल्दा त्योहार, जो नए वर्ष का स्वागत करने के लिए आयोजित किया जाने वाला एक सबसे बड़ा उत्सव है। ओके, जो लाहौर की सबसे प्रत्याशित घटनाओं में से एक है हल्दा महोत्सव। अपने विदेशी दृक्स, सामूहिक नृत्य प्रदर्शन, आनंदपूर्ण परिवार एकीकरण तथा जीवंत सांस्कृतिक समारोहों के लिए एक साथ यादगार अनुभव प्रदान करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए रसायन विज्ञान से आता है।
उसमें समीकरणों को संतुलित करने के लिए कहा गया था। ओके, देख लेते हैं किस तरह की समीकरण थी। देखिए इस तरह की समीकरण कुछ आई थी, ठीक है, H2 + O2 इसको शुद्ध करना था। यदि हम इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ पे 2H2 + O2 कर देंगे, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 2H2 हो जाएगा। यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।